नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। महाकाल की तर्ज पर बनेगा गोविंद देव जी मंदिर का विशाल कॉरिडोर। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में स्वीकृति दी थी, ऐसे में कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। कॉरिडोर विकास के लिए प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर विकास करने की योजना रखी गई है। 15 अगस्त तक डीपीआर तैयार करने की योजना है और आज मुख्य सचिव स्तर पर होनी थी प्रोजेक्ट को लेकर बैठक, लेकिन किसी कारण की वजह से बैठक आज के लिए स्थगित कर दी गई है और जल्द ही नई तिथि पर बैठक होगी और प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की भी जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि देखिए, जितने भी भक्त हैं गोविंद देव जी के इंतजार अब इसी बात का कर रहे हैं कि कब निर्माण शुरू होगा। बड़ी खबर यह है कि महाकाल की तर्ज पर गोविंद देव जी मंदिर का विशाल कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी स्वीकृति भी दे दी थी। कॉरिडोर की घोषणा की गई थी और विकास के लिए प्रथम चरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर ही विकास करने की योजना बनाई गई है। 15 अगस्त तक डीपीआर तैयार करने की योजना भी है और आज मुख्य सचिव स्तर पर प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से बैठक को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही नई तिथि पर, नई तारीख पर बैठक का आयोजन होगा। उसके बाद में नए प्रोजेक्ट पर काम भी जल्द ही शुरू होगा। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक मॉनसून मेहरबान रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है, यानी कि अगले 24 घंटों में राजधानी समेत पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बात कर ली जाए बाड़मेर की, जालोर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भारी बारिश की संभावना है और साथ ही में चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा, सीकर, भरतपुर में भी मेघ गर्जन के साथ में बारिश के आसार है। आज सुबह देखिए, बात कर ली जाए सुबह की तो बाड़मेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक थम सकता है बारिश का दौर और इसके बाद में प्रदेश में तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी के भी आसार हैं। देखिए, मौसम को लेकर अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं, यानी कि जिस तरह का मौसम का अपडेट अब सामने आ रहा है, मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी गई है, प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक मॉनसून मेहरबान रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए प्रदेशवासियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसमें बात की जाए देखिए अगले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों में राजधानी समेत पूर्वी राजस्थान में बारिश के आसार है। ऐसे में देखिए, बात कर ली जाए उन जगहों की, बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा देखिए, बात की जाए चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा, सीकर, भरतपुर में मेघ गर्जना के साथ में बारिश के आसार भी मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। आज सुबह की देखिए अगर बात कर ली जाए तो बाड़मेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अच्छी बारिश आज सुबह देखने को मिली थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक बारिश का ये दौर थम सकता है और उसके बाद में प्रदेश में तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी के आसार भी जताए जा रहे हैं। 25 दिन में 80 लाख ऑक्सीजन जनरेटर, यानी कि देखिए, राजस्थानियों ने सांसों की कीमत को अब समझ लिया है। योजना में पहले 25 दिन में बिके 80 लाख पौधे। एबीसी यानी कि अलवर, बांसवाड़ा और चूरू योजना को लीड कर रहे हैं। प्रदेशवासियों में पहली बार दिख रही है ऐसी पर्यावरण चेतना। फल, फूल और छायादार पौधों की पहली बार ऐतिहासिक खरीद देखने को मिल रही है। सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संगठन, निजी संस्थाएं, आम आदमी सभी पौधों के दौड़ में अब नजर आ रहे हैं। एसीएस शिखर अग्रवाल, हॉफ मुनीश गर्ग, पीसीसीएफ पवन उपाध्याय इस कार्य को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हरित राजस्थान सपना हो साकार, ये अब साकार होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रदेशवासियों में अब जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, जागरूकता नजर आ रही है, ऐसे में सिर्फ 25 दिन में 80 लाख ऑक्सीजन जनरेट की गई है। और देखिए, ये बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है राजस्थानियों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थानी अब सांसों की कीमत को समझने लगे हैं और ऐसे में इस योजना में पहले 25 दिन में ही 80 लाख पौधे ऐसे हैं
जो कि पहले ही बिक चुके हैं। एबीसी यानी कि अलवर, बांसवाड़ा और चूरू इस योजना को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेशवासियों में पहली बार ऐसा पर्यावरण चेतना देखने को मिला है, इस तरह का उत्साह देखने को मिला है। फल, फूल और छायादार पौधों की पहली बार इस तरह की ऐतिहासिक खरीद देखने को मिल रही है। बात कर ली जाए सरकारी विभाग की, स्वयंसेवी संगठन की, निजी संस्थाओं की या फिर आम आदमी की, सभी पेड़ पौधों के दौड़ में अब नजर आने लगे हैं। एसीएस शिखर अग्रवाल, खौफ मुनीश गर्ग, पीसीसीएफ पवन उपाध्याय इस कार्य को लेकर उत्साहित है और आखिरकार जो सपना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हरित राजस्थान का, वो कहीं न कहीं साकार होता हुआ भी नजर आने लगा है। और रणथंभौर से एक बड़ी ही खुशखबरी सामने आई है। बाघिन T84 एरोहेड ने 3 शावकों को जन्म दिया है। T19 कृष्णा की बेटी एरोहेड की उम्र लगभग 9 वर्ष की है। एरोहेड ने चौथी बार शावकों को जन्म दिया है। ऐसे में खुशी की लहर वन्य जीव प्रेमियों में भी देखने को मिल रही है। एरोहेड के पिछले लीटर से रिद्धि और सिद्धि का जन्म हुआ था। डीएफओ मोहित गुप्ता ने बाघिन T84 की मॉनिटरिंग को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर खुशी भी जताई है और साथ ही साथ में टीम को शाबाशी भी दी है। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में क्या कहा है। वन के नए मेहमान स्वागत करे राजस्थान। रणथंभौर से बाघिन के 3 नए शावकों के जन्म का सुखद समाचार प्राप्त हुआ। खूबसूरत वीडियो हमारी बाघ व वन्य जीव संरक्षण की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट के बाद में और इस खुशखबरी के बाद में वन्य जीव प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और देखिए साफ सी बात है, इससे हमारे पर्यटन को भी और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, यानी कि उत्साह पर्यटकों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये जो बड़ी खुशखबरी रणथंभौर से आई है, इसको सुनने के बाद में हर कोई खुशी से झूमता हुआ नजर आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है और साथ ही साथ शाबाशी भी टीम को दी है। बाघिन T84 एरोहेड ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। T19 कृष्णा की बेटी है एरोहेड और उसकी उम्र लगभग 9 वर्ष की है। एरोहेड ने चौथी बार शावकों को जन्म दिया है। एरोहेड के पिछले लीटर से रिद्धि और सिद्धि का जन्म हुआ था और उस वक्त भी खूबसूरत वीडियो सामने आया था और वन्य जीव प्रेमियों में इसी तरह का उत्साह, इसी तरह की खुशी देखने को मिली थी। ऐसे में डीएफओ मोहित गुप्ता ने अब बाघिन T84 की मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद टीम को शाबाशी देते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर नजर भी आए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयपुर में 600 किलो मिलावटी पनीर का पर्दाफाश हो गया है। शास्त्री नगर इलाके में बेस्ड डेयरी पर छापामार की कार्रवाई हुई, जहां खाद्य निदेशालय की सेंट्रल टीम के अधिकारियों ने छापा मारा। एफएसओ देवेंद्र सिंह राणावत, लोकेश शर्मा, रोहित शर्मा और असीम दिन ने सूचना के आधार पर बेस्ड डेयरी पर छापा मारा। मौके पर आरोपी दूध में से पहले क्रीम निकाल रहे थे, फिर उस दूध में इजी शैम्पू, पाम ऑयल मिलाकर पनीर बनाते थे। टीम ने मौके पर काफी तादाद में इजी शैम्पू, पाम ऑयल बरामद भी किए हैं। टीम द्वारा मौके से सैंपल लेकर माल को सीज कर लिया गया है। देखिए, जब से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत हुई है, ऐसे में कई ऐसे मिलावटखोर हैं जिनका पर्दाफाश हो चुका है। ऐसे में देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी ही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अक्सर पनीर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की चीजों में, पर आखिर वो पनीर बना किस चीज का होता है, ये पता होना आम जनता को बेहद जरूरी है। और ऐसे में देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में 600 किलो मिलावटी पनीर का पर्दाफाश हुआ है। समझ सकते हैं कि 600 किलो यानी कि कितने घरों में ये पनीर जाने वाला था। पर बड़ी बात यह है कि कार्रवाई हो चुकी है, छापा मारा गया है। शास्त्री नगर इलाके के बेस्ड डेयरी पर ये छापेमार की कार्रवाई हुई है, जहां खाद्य निदेशालय की सेंट्रल टीम के अधिकारियों ने छापा मारा। एफएसओ देवेंद्र सिंह राणावत, लोकेश शर्मा, रोहित शर्मा और असीम दिन ने सूचना के आधार पर बेस्ड डेयरी पर टीम पहुंची और छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर आरोपी दूध में से पहले क्रीम निकालते थे, उसके बाद उसी दूध में इजी डालते थे, शैम्पू डालते थे, पाम ऑयल डालते थे और उसके बाद बनता था ये मिलावटी पनीर जो किसी की जान भी ले सकता है। हालांकि देखिए, टीम ने मौके पर काफी तादाद में इजी बरामद किया है, शैम्पू और पाम ऑयल बरामद किया है। टीम द्वारा मौके से सैंपल लेकर माल को सीज कर लिया गया है।
प्रदेश में मानसून मेहरबान है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिन झमाझम बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। मानसून ट्रफ लाइन अपनी नॉर्मल दिशा से दक्षिण की तरफ गुजर रही है। ऐसे में वर्तमान में ये लाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी सक्रिय है। गुजरात कराची के बीच अरब सागर के ऊपर ही सर्कुलेशन है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अभी मध्य प्रदेश पर भी एक्टिव है और इन सभी सिस्टम के असर के कारण गुजरात, पश्चिमी एमपी में भारी बारिश के आसार है और इसी सिस्टम से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना भी है और इसके बाद में धीरे धीरे 29 जुलाई तक प्रदेश में फिर से मौसम सामान्य हो सकता है। यानी कि देखिए, अगले 48 घंटे जयपुर वासियों के लिए या फिर कहें राजस्थान वासियों के लिए थोड़े संकटदायी जरूर हो सकते हैं। झमाझम बारिश का दौर जो है इसी तरह से जारी रहने वाला है। 3 से 4 दिन इसी तरह से बारिश का दौर रहने वाला है। मानसून ट्रफ लाइन अपनी नॉर्मल दिशा से दक्षिण की तरफ गुजर रही है। ऐसे में वर्तमान में अगर इस लाइन की बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक की लाइन जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन ऐसा भी है जो कि इस समय सक्रिय है। गुजरात कराची के बीच अरब सागर के ऊपर ये सर्कुलेशन है, जिसमें एक साइक्लोन सर्कुलेशन अभी मध्य प्रदेश पर भी एक्टिव है और इन सभी सिस्टम के कारण गुजरात, पश्चिम एमपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसी सिस्टम से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि अगले 48 घंटे राजस्थान वासियों को परेशानी, थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। जो आम जनजीवन है थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता जरूर नजर आएगा। बारिश का सिलसिला हालांकि देखिए अगले 48 घंटों तक इसी तरह से जारी रहने वाला है और इसके बाद में धीरे धीरे यानी कि 29 जुलाई तक प्रदेश में फिर से मौसम एक बार वापस से सामान्य हो जाएगा। और बरसात के बीच अब आई फ्लू का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी के बड़े अस्पतालों में आई फ्लू की बड़ी दस्तक देखने को मिल रही है। आंख में फैले इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए लगातार मरीजों की भीड़ अस्पताल में पहुंच रही है। अकेले एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो अकेले एसएमएस अस्पताल में रोजाना 150 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं। मरीज आई फ्लू से चिन्हित हैं। ऐसे में जयपुरी अस्पताल में नेत्र योग विभाग की ओपीडी में 2/3 से अधिक मरीज है जो कि आई फ्लू से पीड़ित है। सर्वाधिक छोटे बच्चों में आई फ्लू का इन्फेक्शन देखा जा सकता है। मरीजों को करीब 3 से 7 दिन तक आंखों में संक्रमण की शिकायत आ रही है और इस बारे में नेत्र योग चिकित्सकों ने आमजन के लिए एसओपी जारी कर दी है। एसएमएस के नेत्र रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज शर्मा ने जानकारी दी है। आई फ्लू पीड़ित को देखते या हवा से आई फ्लू नहीं फैलता है, सिर्फ इन्फेक्शन के स्पर्श से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलने का डर है। हालांकि देखिए ऐसे में लोगों को चाहिए कि इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति आइसोलेट रहे और कोशिश की जाए कि पीड़ित मरीज के स्पर्श की हुई चीजों को अलग से रख दिया जाए ताकि एक दूसरे व्यक्ति में आई फ्लू ना फैले। तमाम तरीके देखिए एडवाइजरी जो कि चिकित्सकों ने जारी की है, यानी कि समझा जा सकता है कि जिस भी पेशेंट को आई फ्लू है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, खुद की छुई हुई चीजों को अलग से रख दिया जाए ताकि जो दूसरे मरीज है वो आई फ्लू से बच सके। जैसे जैसे देखिए बारिश के मौसम में आमतौर पर देखा जाता है इस तरह की बीमारियां नजर आती है। ऐसे में अब आई फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी के बड़े अस्पतालों में आई फ्लू की बड़ी दस्तक यानी कि भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा संक्रमण की बात की जाए छोटे बच्चों में ये संक्रमण देखने को मिल रहा है। आंख में फैले इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए मरीज लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की ही बात की जाए तो रोजाना 150 से 200 मरीज ऐसे हैं जो कि डेली पहुंच रहे हैं और बीमारी आई फ्लू। ऐसे में देखिए जयपुरी अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में भी 2/3 से अधिक मरीज आई फ्लू से पीड़ित है। सर्वाधिक छोटे बच्चों में ये आई फ्लू का इन्फेक्शन देखा जा रहा है। मरीजों को करीब 3 से 7 दिनों तक आंखों में संक्रमण की शिकायतें भी सामने आने लगी है। इस बारे में नेत्र योग चिकित्सकों ने आमजन के लिए एसओपी जारी कर दी है। एसएमएस के नेत्र योग विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज शर्मा ने जानकारी दी है और देखिए क्या कहा है, आपको बताते हैं। आई फ्लू पीड़ित को देखने या हवा से नहीं फैलती है बीमारी, सिर्फ इन्फेक्शन के स्पर्श से
दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलने का डर है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति को आइसोलेट रखा जाए और कोशिश की जाए कि पीड़ित मरीज के स्पर्श की हुई चीजों को अलग से रख दिया जाए ताकि एक दूसरे व्यक्ति में आई फ्लू का इन्फेक्शन ना फैले। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्करी कर लाया गया सोना पकड़ा जा चुका है। कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक दुबई से जबकि दूसरा यात्री शारजहां से आया है और दोनों ही यात्रियों से कस्टम के अधिकारी लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। सोना तस्करी को लेकर डीआरआई को इनपुट मिला था। ऐसे में इनपुट के आधार पर ही कस्टम इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। कस्टम ने फिलहाल आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है, पर देखिए कई सवाल अब इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सोना तस्करी कर लाया गया है उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए मार्केट में बताई जा रही है। ऐसे में क्या ये दोनों यात्री एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? क्या कोई बड़ा गैंग हो सकता है? तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग की ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पकड़े गए सोने की मार्केट में कीमत 2 करोड़ रुपए है। एक दुबई से आया है जबकि दूसरा यात्री शारजहां से आया है। दोनों ही यात्रियों से साथ में भी और अलग अलग भी पूछताछ की जा रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर हो सकता है कि कई बड़े खुलासे भी हों। कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में सोना तस्करी को लेकर डीआरआई को इनपुट मिला था और इनपुट के आधार पर ही कस्टम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल देखिए आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की गई है। विश्व में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन भारत में रजिस्टर्ड है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक के ताजा संस्करण में खुलासा हुआ है, जहां रिपोर्ट में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन 2020 के आंकड़े सबसे ज्यादा कार चीन में, दूसरे नंबर पर यूएस, तीसरा जापान। सबसे ज्यादा दोपहिया भारत में, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया। 2020 में भारत में थे 32.63 करोड़ वाहन और इनमें से 75% दोपहिया वाहन थे। 2 वर्षों में 2 करोड़ नए वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं और संख्या हो चुकी है 34.8 करोड़ रुपए। ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन भारत में ही रजिस्टर्ड हुए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक के ताजा संस्करण में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां रिपोर्ट में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन 2020 के आंकड़े सबसे ज्यादा कार की बात की जाए तो वो है चीन में, दूसरे नंबर पर कार है यूएस में और तीसरा है जापान। वहीं दोपहिया वाहनों की अगर बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। वहीं 2020 में भारत में 32.63 करोड़ वाहन थे और इनमें 75% दोपहिया वाहन थे। 2 वर्षों में 2 करोड़ नए वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं और संख्या हो चुकी है 34.8 करोड़ रुपए। विपक्ष शासित राज्यों में सड़कों पर उतरेगी भाजपा। बिहार में भाजपा ने सोमवार से शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। 13 जुलाई को पुलिस लाठीचार्ज में एक हुई थी और ऐसे में कार्यकर्ताओं की मौत। नीतीश सरकार के खिलाफ 9 अगस्त तक की हस्ताक्षर अभियान चलने वाला है और इसके बाद में राज्यपाल को उन हस्ताक्षर के साथ ही ज्ञापन भी दिया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन जारी है। ऐसे में 28 जुलाई को तमिलनाडु पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं रामेश्वरम में भाजपा की यात्रा को हरी झंडी भी अमित शाह के द्वारा दिखाई जाएगी। हम बात कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान जो कि चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में देखिए विपक्ष शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी। बिहार में भाजपा ने सोमवार से ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी कर दी है। 13 जुलाई को पुलिस लाठीचार्ज में हुई थी एक कार्यकर्ता की मौत। वहीं नीतीश सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर 9 अगस्त तक ये हस्ताक्षर अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाने वाला है। कई मुद्दे उठाए जाएंगे। ऐसे में इसके बाद में राज्यपाल को उन्हीं सभी हस्ताक्षरों के साथ में ज्ञापन भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन करेगी बीजेपी। 28 जुलाई को तमिलनाडु पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद में रामेश्वरम में भाजपा की यात्रा को हरी झंडी भी अमित शाह दिखाएंगे। गुजरात रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में नियुक्ति हुई है। पूर्व आईएएस अनीता करवाल को नियुक्त किया गया है प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। गुजरात कैडर की 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर है करवाल और डॉक्टर अमरजीत सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही पद
खाली चल रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार में भी विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुकी है अनीता करवाल। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर, इससे पहले भी कई सेवाएं वो दे चुकी है। गुजरात रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में ये नियुक्ति हुई है, जहां पूर्व IAS अनीता करवाल को नियुक्त किया गया है प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। गुजरात कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त IAS अफसर करवाल हैं, जहां डॉक्टर अमरजीत सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही ये पद जो था खाली चल रहा था और ऐसे में नियुक्ति अब इसमें हो चुकी है। केंद्र सरकार में भी कई पदों पर सेवाएं दे चुकी है अनीता करवाल। बगैर अनुमति कर दिया नसबंदी का ऑपरेशन। राजधानी के जनाना अस्पताल में चिकित्सकों की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां परिजनों ने सीएम पोर्टल के साथ ही अब पुलिस में भी पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी है। नागौर निवासी महिला पूनम कंवर को 21 जुलाई को भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में महिला मरीज ने एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने बगैर अनुमति के ही नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया और गलत मानने के बजाय अब परिजनों पर बनाया जा रहा है स्वीकृति के लिए दबाव। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जनाना अस्पताल में देखिए जिस तरह की लापरवाही डॉक्टर्स की देखने को मिली है, ऐसे में परिजनों में तो आक्रोश है ही, वहीं पुलिस को भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दी जा चुकी है।